एग्जाम्पल गिवन है क्या है, x कोई x1 उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल वेक्टर 2 4 है, x2 की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक। और जो y है ये x किसी ट्रेड एग्जाम्पल की x1 ये है, x2 ये है, और उसकी जो ग्राउंड की वैल्यू है वो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल है 500। याद है हमने लिखा था $500 कितनी इसकी प्राइस। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अच्छा प्लस मैं आपको कहता हूँ कि एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करें। आफ्टर ट्रेनिंग आपको पैरामीटर भी कुछ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम W1 की जो वैल्यू है वो है 50, W2 की जो वैल्यू है ना वो है 0.1, और जो B की वैल्यू है ना वो है सारा डाटा मैंने आपको दिया। अब मैं कहता हूँ इस डाटा को यूज करें, एक पैरामीटर को यूज करें और इस डाटा को यूज करें। मुझे शाबाश आप ये बताएं कि fx की क्या वैल्यू है जी, क्या वैल्यू है, जस्ट पुट करना हो कुछ में जी। हाँ जी जल्दी से कंप्यूट करके देखिए। W1 मल्टीप्लाई बाय प्लस हाँ जी 0.1 इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 50। इसका आंसर क्या है जी, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, प्लस पॉइंट ये क्या है 0.5 प्लस तो ये कोई 1050.5 कितना बड़ा हो जाएगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है कि 100,000 अप्रॉक्सीमेटली डॉलर जो है वो हमने प्रेडिक्ट किए। बड़ी वजह से देखिए ये हमने प्रेडिक्ट किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू ये है 5। सो इन दोनों का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है ये कोई पैरामीटर की वैल्यू जो रखी गई है ना कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं। बड़ी वजह फरमानी है अपनी ज़्यादा। तो फिर क्या करें, अच्छा मैं इसको ना चेंज करता हूँ और कर रहा मैं ये ना रिवर्स कर दूँ। अभी क्या किया, अभी हमने क्या किया, ये मेरा x1 फीचर है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू छोटी है, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू बड़ी है, इसकी छोटी है। मैंने क्या किया अभी, जो बड़ी रेंज ऑफ वैल्यू वाला एट्रीब्यूट था उसके साथ मैंने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को कंपेयर करके देखें, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 50, ऐसे है। और छोटी वैल्यू को छोटी रेंज ऑफ वैल्यू वाले एट्रीब्यूट को मैंने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया और देखा घट कोई मुनासिब नहीं है। अब मैं उल्टा कर दूँ, मैं जो ज़्यादा रेंज वाला एट्रीब्यूट है उसको छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो कम रेंज वाला एट्रीब्यूट है उसे एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर रिजल्ट क्या मतलब मैं इसको चेंज क्या करने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ, क्या मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ W2 और यहाँ लिख देता हूँ W1। क्या मतलब यहाँ आ गया 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ P के साथ, क्या आंसर आया बताएंगे जी। ये 200 प्लस इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 500, which is exactly equal to our ground truth। ऐसा क्या मतलब है, ये ठीक है। यानी अगर आप इस तरह के एट्रीब्यूट लर्न करें या फिर इस तरह के पैरामीटर लर्न करें तो आपको आंसर सही है। इस तरह क्या पैरामीटर लर्न से करने से बात क्या कि जो एट्रीब्यूट जिनकी रेंज ऑफ वैल्यूज बड़ी हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेट छोटा रखें, और ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी रेंज ऑफ वैल्यू छोटी हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर की वैल्यू को बड़ी रखें, तो देन आप सही प्रेडिक्शन कर पाओ। ये बात समझ आई है, ठीक है, ये बात यही बताया। अच्छा क्लियर, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मैं अब एक तस्वीर बनाने लगा, बड़ी वो जो मानिए अपनी बात, ठीक है। देखें जी कॉस पे क्या
जी छोटी रेंज, W2 बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज बड़ी होती है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं W की वैल्यू लेता हूँ, ऐसे बात करता हूँ, से लेके मान तक लेता हूँ, और इसकी वैल्यू जो है ना ये मैं लेट्स बोल देते हैं 0 से, ठीक है, या 50 30 से 100 ऐसा कुछ बड़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करूं, कौन से प्लॉट, कॉस्ट ये मैं देखिए जी, अब जरा ये हमारा बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट फंक्शन का रिलेशनशिप है W के साथ। अब जस्ट मैं फोकस करने लगा हूँ, फर्स्ट किया हम स्टार्टिंग में इस वाले पॉइंट जरा गौर से देखिए। हाँ जी, मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, बता सकते हैं कहाँ
किस जगह पे है? सेंटर पे, जो रेड मैंने किया हुआ है उस वाले पॉइंट पे क्या है? मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे है, ज़्यादा कॉस्ट मिनिमम यानी सेंटर से और कॉस्ट हम पहुँच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? देखिए जहाँ कॉस्ट मिनिमम होगी वहाँ पे हमारे बेस्ट पैरामीटर्स यही है, यही सीखा। अच्छा फर्स्ट क्या देखा मैं इस पर मैं स्टार्ट होता हूँ इस वाले पॉइंट से, क्या मतलब W1 की स्टार्टिंग वैल्यू और W2 की स्टार्टिंग वैल्यू, लेकिन इस जगह से मैं अब बिकॉज ऑफ रेटिंग रिसेट वहाँ ऑपरेशन ऐसे है W1 माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव की ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू W1, W2 क्या है? W2 माइनस अल्फा वैल्यू मैंने कितनी मैंने जस्ट डेरिवेटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के अंदर ये दो लूप के अंदर वैसे लूप के अंदर ये दो स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा? W1 के अंदर नई वैल्यू आएगी, ठीक है, और इस स्टेटमेंट के अंदर W2 की एक नई वैल्यू। अब वो नई वैल्यू क्या है? क्योंकि W2 की रेंज ज़्यादा है जिसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा चेंज होने के बाद एक नंबर आएगा। यहाँ चूँकि रेंज ऑफ वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब छोटी की वैल्यू है, यही होगा। आप देखेंगे रेफरेंस किया मैं कहता हूँ इसके अंदर थोड़ी सी चेंज होने के बाद आपके पास ये वैल्यू और W1 ने भी चेंज होना है लेकिन इसमें ज़्यादा चेंज होना है, तो हो सकता है इसकी वैल्यू है ना बस ये यहाँ पे छोटी थी तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 7 वो यहाँ, लेकिन पहली वैल्यू ये थी दूसरी वैल्यू। आप ये W2 की दूसरी वैल्यू है, ये W1 की दूसरी वैल्यू, ये किस जगह पे पॉइंट मिलते हैं इसको मैं इस पॉइंट, ठीक है। अगेन जी फिर ऑपरेशन वही बार-बार लूप के अंदर चलता है ये एल्गोरिथम, ठीक है। फिर W की नई वैल्यू आएगी, W2 की नई वैल्यू आएगी, W1 की नई वैल्यू आ गई, तो इसने स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज करना है। बस ये मतलब ये थोड़ा सा चेंज होने वाला आया, इसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन आनी है तो हो सकता है ये वैल्यू ना यहाँ 70 से ना ये दोबारा 40 पे चला है, वो यहाँ पे W2 यहाँ से यहाँ पे, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को जोड़ूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे कर दूँ, ये बात एंड सो ऑन। अब जरा बड़ी कोशिश हम मान लिया, लेकिन वो क्या है यहाँ से हम यहाँ पे थे इन स्लाकों को जरा गौर से देखें, देखिए यहाँ पे थी इनिशियल हमारे पास, यहाँ से हम इस वाली कॉस्ट, यहाँ से थे हम इस वाली कॉस्ट पे गए, इसके बाद हो सकता है हम यहाँ से फिर यहाँ पे कहीं चले जाएं और उसके बाद क्या तो ये वो क्या है इस बाकी सब क्या हम मिनिमम पर पे पहुंचे तो हैं, लेकिन जो रास्ता हमने इख्तियार किया ना वो स्मूथ नहीं है, वो क्या है? वो ज़िगज़ैग वाला रास्ता। देखें ना एक पॉइंट पे मैंने पहुंचना है, मैं उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ज़िगज़ैग पाथ फॉलो करूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, या मैं एक सीधा रास्ता या स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधी लाइन वाला रास्ता मैं फॉलो करूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, ठीक है। लेकिन स्मूथ रास्ता जो है वो मुझे जल्दी पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ देखिए बात कहाँ से हमने शुरू की थी, बात हमने यहाँ से शुरू की थी कि फीचर दोनों जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनके दरमियान जो रेंज ऑफ वैल्यूज है उसका इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज ज़्यादा है, इसकी कम है, उसका नुकसान क्या हुआ जरा गौर से देखें। उसका नुकसान ये हुआ कि जो पैरामीटर की वैल्यू है ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर की वैल्यू छोटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर की वैल्यू बड़ी रखने की हमें जरूरत पड़ी। जब वो हमने किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हमारा जवाब बना W का W1 का W2 का विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, उसके अंदर क्या हुआ कि अब हम ये देख रहे हैं कि हम मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा टाइम, क्या मतलब ग्रेडियंट डिसेंट ज़्यादा टाइम लेगा टू रीच अ मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इस पर यहाँ से सिर्फ शुरू हुआ था और वो यहाँ आके हुआ कि ग्रेडियंट क्या बात हो रही है कि फीचर की रेंजेस अगर फर्क है तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम लेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ज, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है फीचर्स के लिए क्या करें, ये करें आप जनाब
इस ग्राफ को ऐसा ना बनाए, बल्कि इस वाले ग्राफ को ये मैंने यहाँ पे जो किया है इसको ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि x1 की एज ऐसा करना, इसको मैं करता हूँ 0 से 1 के दरमियान जाए और x2 की एज भी वो क्या कर रहे हैं 0 से 9। क्या मतलब आपका डेटा आपकी x के अंदर रेंजेस और आपकी y के अंदर जो रेंजेस है वो एक जैसे हो। जैसे ही वो होंगी ना जरा गौर से देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फंक्शन है ना, आपके फंक्शन के जो पैरामीटर है, यानी जो पैरामीटर लर्न करेंगे ना, इनकी W1 और W2 की रेंजेस भी क्या होंगी तकरीबन सेम अब W1 और W2 की रेंजेस सेम होंगी। इसका क्या मतलब है अब जो आपका W1 और W2 का जो ग्राफ कॉस्ट फंक्शन के साथ बनेगा ना, वो देखिए वो सर्कुलर। अब सर्कुलर होने का क्या मतलब है, यानी कि एक तरह की चेंजेस आ रही हैं। क्या मतलब अब आप W1 के अंदर थोड़ी सी चेंज करेंगे तो W2 के अंदर भी उतनी ही चेंज होगी, यानी कि जितनी इसके अंदर चेंज होगी उतनी उसके अंदर चेंज होगी। क्या मतलब यहाँ से आप एक पोजीशन से अगली पोजीशन पर मूव करेंगे, एक कॉस्ट से अगली कॉस्ट के अंदर जाएंगे तो आप ये वाला रास्ता, जबकि यहाँ पे क्या था zigzag वाला रास्ता। ठीक है, कोई बात बताइए। अच्छा जी, अब फीचर स्केलिंग करनी फिर कैसे है अगर आप इसकी बात करें। हाँ जी मोटिवेशन समझ आ गई। अब तरीकाकार क्या है जरा मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। जी सबसे पहला तरीकाकार एक सोल्यूशन की हम बात करें। सोल्यूशन क्या है फीचर स्केलिंग। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है फीचर स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या, आप अपने डाटा को किसी फॉर्मेट में किसी इसे ट्रांसफॉर्म कर, ठीक है, डाटा को आप क्या करें ट्रांसफॉर्म कर, इसके हर फीचर को एक नया फीचर बना। वो कैसे करके उसे स्केल करके, कैसे करके अगर आप देखें तो हम इसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैक्रो नॉर्मलाइज कर यूजिंग मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब अब अभी हमारा x1 ये था, x1 था इस रेंज का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या मतलब x1 की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो इसके साथ इसकी मैक्सिमम, x2 जो भी है, जो भी x2 की वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो उसके साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा करने से अब आपके पास ये जो नई वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ये स्केल्ड वैल्यू। समझ आ रही है। अच्छा जी चलिए शाबाश। अब आपसे मेरा सवाल, आपने क्या करना है, देखिए मैक्स वैल्यू क्या है इन केस ऑफ फीचर 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये आपके सामने वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू जी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2। फीचर 1, फीचर 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जस्ट। अब आपके पास ये है नई ट्रांसफॉर्मेशन, नई फीचर नहीं है, इस पर फॉर्मूला के साथ आपके पास है। मुझे अब आपने शाबाश ये बताना है कि x1 की नई रेंज क्या है और x2 की नई रेंज क्या है। यानी कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले ये ना फीचर, अब x1 ये नहीं, अब x1 क्या है, बहुत से देखिए x1 डिवाइडेड बाय x1 डिवाइडेड बाय इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहले जी ये क्या मतलब है जी, x1 की मिनिमम वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय